हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग हिंदी और जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मैं हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई की अगर हम बात करें तो वह है आपकी शब्द। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सी है दोस्तों? शब्द। सार्थक इकाई की बात हो रही है। देखो, क्वेश्चंस अलग है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, लिखित रूप से होती है वर्ण, मौखिक रूप से होती है ध्वनि, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं सार्थक, जिसका कोई अर्थ लिख ले, है ना। तो सार्थक इकाई होती है शब्द। तो कई लोग क्वेश्चन समझ के आंसर दें। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? देखो, अगर आपने हिंदी भाषा का विकास पढ़ा होगा तो आपने इस क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है। तो संस्कृत भाषा सबसे पहले आई। संस्कृत के बाद पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर बोली। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में मूर्ध या ध्वनि कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। मूर्ध या ध्वनि की बात हो रही है तो देखो, पूरा जो टावर्ग है, टा टा डा डा डा, ये पूरा टावर्ग आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? जल्दी से बताएं। तो ये जो ध्वनियाँ जो हैं, ये दोनों अभी हाल ही बताया मैंने, पूरा टावर्ग आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। तो ये मूर्धन्य और उत्क्षिप्त व्यंजन भी हैं। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? देखो, भूकंप की बात हो रहे हैं, अगर भूकंप का नाम दे देते तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता, क्योंकि भूकंप की बोल रहे हैं तो पूरी जाति को डिनोट कर रहा, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगी। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप होगा नेत्री। पहला ऑप्शन करेक्ट। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन। तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानस। मानस शब्द जो है वो एक विशेषण नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिदिन शब्द में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है। तो प्रतिदिन किस क्रिया विशेषण में आपको देखने को मिलेगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कालवाचक, है ना। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रियार्थक वाक्य आपको बताना है। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता ना हो, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो जब बूंद बूंद से घड़ा भर रहा, तो इसमें किसी ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं है जो बाहरी साधन हो। तो बस पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखो, इस टब को पानी से भर दो, पानी से भर रहे। माँ बेटे को खाना खिला रही है, तो खाने की आवश्यकता। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, तो पत्र की आवश्यकता या लिखने के लिए सामग्री की आवश्यकता। तो सभी में भारी साधन की आवश्यकता है, पहले ऑप्शन में नहीं है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तो कर्म कारक। माँ ने बाजार से कपड़े खरीदा, बाजार से कपड़ा खरीदा। तो कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह होता है। तो इसमें को कारक चिन्ह जो है वो छुपा हुआ है। माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, तो इस तरीके से बनेगा, तभी जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा काल है। अब देखो, वह आई हो तो हो तो से आपको ये पता चल रहा कि बात जो है वो कंफर्म नहीं है। हो भी सकता है वो आई हो, या हो भी सकता है वो ना भी आई हो। तो संभाव वर्तमान काल है, ये संभावना है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है?
अधिकतर भाववाच में आपको जाता क्रिया देखने को मिलेंगी। धूप में चला नहीं जाता, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहा, आप आ गए। इस वाक्य में आहा शब्द कैसा शब्द है? देखो, आहा शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अव्यय चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आहा शब्द आपको विस्मयादि बोधक अव्यय में देखने को मिलेगा। तो बस तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम आपको बताना है। गीध का तत्सम हो जाएगा आपका गृध, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द आपको बताना है 16 में। 14 एक तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। द्विज पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अपसरण का विलोम शब्द आपको बताना है, अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा। अभिसरण, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्मों को चुनना है। शाश्वत का विलोम शब्द यहाँ पर सदैव दे रहे, जो कि गलत है। शाश्वत का विलोम शब्द होता है क्षणिक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा मद का समानार्थी शब्द नहीं है? मद का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? शिथिल। शिथिल शब्द जो है वो मद का समानार्थी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिथिल का अर्थ होता है ढीला, जबकि मद का अर्थ होता है मद का जो अर्थ होगा वो होगा आपका गर्व, मग, ये सभी। निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द का समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। देखो, दूसरा ऑप्शन अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये सभी एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी पर्यायवाची में डिफरेंस होता है। पर्यायवाची में बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन इन सभी शब्द का अर्थ एक होता है, जबकि जो अनेकार्थी होता है उसमें शब्द एक होता है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसको अनेकार्थी कहते हैं, इसको पर्यायवाची कहते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। राज्य सरकार या राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को हम क्या बोलेंगे? उसको हम अध्यादेश बोलेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? तकाबी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। युवकों को फिल इन द ब्लैंक्स होने पर विवाह करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई मतलब इस लोकोक्ति का अर्थ जो है वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे या किस समय करेंगे? जब काम समय पर ना हो तब, पहला ऑप्शन करेक्ट। द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका कभी समाप्त ना होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनुजात और मनुजाद शब्द का सही अर्थ क्या है? मनुजात और मनुजात का सही अर्थ हो जाएगा आपका मानव और राक्षस, यानी कि मनुजात का अर्थ हो जाएगा आपका मानव और मनुजात का अर्थ हो जाएगा आपका राक्षस। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ करेक्ट होगा। परिक्रमा में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो परिक्रमा सॉरी उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं, माफ कीजिएगा। तो परिक्रमा में परि उपसर्ग होगा, पहला चौथा ऑप्शन करेक्ट। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाववाच, ठीक है, या भाववाचक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन। देखो, छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, जो कि स्वर संधि का पार्ट है। तो बस दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है, पहला ऑप्शन करेक्ट। गुरुदेव में कौन सा समास है? गुरुदेव, समास विग्रह करो, आंसर आपके सामने होगा। गुरुदेव, इसका समास विग्रह क्या होगा? गुरु रूपी देव, यानी कि गुरु के समान देव, है ना। और जब के समान और रूपी की है जो कि हिंदी निकले, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि रचना या संरचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यानी कि ये तीनों तो प्रकार हैं। आज्ञार्थक कोई वाक्य नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य का वाक्यांश क्या होगा, ये आपको बताना है, यानी कि किस पार्ट में गलती है। 34 में, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, गलत है। गाय का शुद्ध घी बिकता है, तो बस पहले ही पार्ट में गलती है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 35 में। तो ये लास्ट क्वेश्चन से, बाकी के दो क्वेश्चन गद्यांश में चले गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 23 अगस्त को एग्जाम है। मुश्किल से आपके पास एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, तो लगातार अपनी तैयारी पर डटे रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।